अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी साइकोलॉजी की क्लास है और कल जो हमारा क्वेश्चन पेपर इनकम्प्लीट रह गया था, आज उसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, याद होगा आपको, और मैंने आपसे कहा था कि घर से करके लाएंगे, है ना, बाकी आगे का, ताकि हम इसको थोड़ा जल्दी कर पाए। चलिए, तो आज हम सिर्फ ऑप्शन में से कोई एक करेंगे, दोनों नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट है ये 5th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। के ऑप्शन है सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन एंड रिकग्निशन। उस अमल की निशानदेही करें जिसमें किसी चीज की दाखिली नुमाइंदगी तश्कील पाती है, इंटरनल मेंटल इमेज जिसमें बन जाती है, वो बताइए। ऑप्शन सी परसेप्शन। अच्छा ठीक है, मैसूर वाले बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी परसेप्शन, बाकी लोग बताइए। जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक नामपुर वाले बच्चे बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, कौन सा? इदराक, ऑप्शन सी। ओके, आप लोगों ने भी ऑप्शन सी बताया है। मदरसा इस्लाहुन्निसा संभल, जी आप लोग बताइए। यस, बताइए, शाबाश। मदरसा इस्लाहुन्निसा संभल, जी। ऑप्शन बी, कौन सा? तवज्जो, क्या बी या सी? ऐसे बताइए, 2 या 3? 2, ओके, बी तवज्जो। ठीक है, और कोई नहीं बताएगा? सब बताइए, देखिए सबको पार्टिसिपेट करना है। ये किसने बताया? हिना, ऑप्शन सी। ओके, हिना बता रही है ऑप्शन सी। 3 लोगों ने बताया ऑप्शन सी मतलब, और एक ने बताया है तवज्जो। बाकी लोग? मदरसा फातिमतुज ज़हरा नांदयाल यूपी। आप लोग बताइए। आप लोगों ने अपना कैमरा क्यों ब्लर किया हुआ है? कैमरा क्लीन एकदम क्लियर कीजिए अपना। जी सर, आवाज नहीं आ रही। फरहत, चलिए आंसर बताइए आप लोग। मदरसा फातिमतुज ज़हरा कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए आज जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि कल भी हमारा रह गया था। ऑप्शन सी मैम। ऑप्शन सी, ठीक है, सब लोगों ने ज्यादातर सी ही बताया है, तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। जब हमारे दिमाग में हम किसी चीज के सेंसेशन के थ्रू किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद हमारी मेंटल इमेज उस बारे में जो भी बनती है उसको हम इदराक कहते हैं, यानी कि परसेप्शन। बिल्कुल सही आंसर है। इसका सेकंड ऑप्शन हम छोड़ेंगे क्योंकि अब हम सबके फर्स्ट ऑप्शन करेंगे। चलिए, 6, दिस इज रेफर्ड एज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन in which within the individual of those psychophysical system, ये वन नहीं है, ठीक है, that determine his her unique adjustment to the environment। ये उसको कहते हैं, यानी कि फर्द के अंदर उन नफसी जिस्मानी निज़ामों की मुतहर्रिक तंजीम हो जो उसकी मुनफरिद माहौल के मुताबिक हम आहंगी का तयन करती है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि उर्दू में ट्रांसलेशन आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है और थोड़ा गलत भी हो सकता है कई दफा। तो ये एक आपको याद होगा, ये ऑलपोर्ट के जरिए से दी गई एक डेफिनेशन दी गई है। अब बताइए किस चीज की डेफिनेशन है? इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, जहानत, शख्सियत, दिलचस्पी, काबिलियत। ओके, मैसूर वाले बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी पर्सनालिटी। ओके, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? मदरसा ज़ियाउल उलूम झलरा। आप लोग बताइए, कैमरा ठीक कीजिए आप लोग, खुद तो दिखते नहीं, आपका कमरा दिखता रहता है पूरा। कैमरे का एंगल ठीक किया कीजिए।
आंसर बताइए। शख्सियत। ओके, ऑप्शन बी ही आपने भी चूज किया है। ओके ठीक है, यस अब ठीक है। और कोई बताइए। इल्मा फ्रॉम मेरठ। यस, बी यानी के शख्सियत, यही कह रही हैं आप? बी या डी? बी। ओके शख्सियत। यस ठीक है, आपने भी यही बताया है। और कोई? तूबा? जी बी क्या है? कौन सा, पढ़ के बताइए। शख्सियत। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, आज लगता है पढ़ के आए हैं। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन हिज हर यूनिक एडजस्टमेंट। देखिए याद होगा आपको, यूनिक एडजस्टमेंट की बात हुई थी। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल के अंदर, ये पर्सनालिटी की तारीफ है, ऑलपोर्ट ने दी थी। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, शाबाश। चलिए इसके बाद इसका सेकंड ऑप्शन नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, एंगर, अपैथी, सोशल विड्रॉल एंड लर्न्ड हेल्पलेसनेस, ये चार बातें इसके अंदर लिखी हैं। आर द मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सेज ऑफ, ये किसके रिस्पॉन्सेज है? क्राउडिंग, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। गुस्सा, बेहिसी, समाजी किनारा कशी और सीखा हुआ बेबसी का रवैया ज्यादातर रद्द अमल होते हैं किस चीज के? भीड़ के, फिजाई आलूदगी के, शोर के या पानी की आलूदगी के? ये चारों आलूदगी की किस्में बताई हैं। यस इल्मा, अच्छा तूबा बता रही है, इल्मा बता रही है ऑप्शन ए भीड़। ओके ठीक है, इल्मा ने बताया है ऑप्शन ए। तूबा क्या बता रही है? ऑप्शन ए मैम। ये कौन बोल रहा है पहले? अच्छा दोनों ने ए बताया, ठीक है। और बताइए। क्राउडिंग, ये कौन बता रहा है? मैसूर वालों ने भी बताया है क्राउडिंग यानी कि भीड़, ठीक है। इस्लाहुन्निसा वाले ऑप्शन ए, ओके ठीक है, बिल्कुल सही बताया है सबने, यही ऑप्शन होगा इसका। क्राउड की वजह से ऐसा होता है कि इंसान को गुस्सा आता है और जज्बात में बेहिसी, समाजी किनारा कशी और हेल्पलेसनेस वाला जो रवैया है वो पैदा हो जाता है, ठीक है, शाबाश। इसके बाद आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देखिए यहाँ बात हो रही है कम्युनिकेशन की नहीं बल्कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। मुअस्सर मवासलात की खुसूसियात में शामिल है कौन सी चीज? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एथिकल स्टैंडर्ड्स, म्यूचुअल इंटरेस्ट, नेशनल इंटीग्रेशन, ऑब्लिगेशन। इखलाकी म्यार, बाहमी दिलचस्पी, कौमी यकजहती, जिम्मेदारी। बताइए क्या होगा इसका? जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन बी, ओके, ये कौन बता रहा है? हिना ने बताया है ऑप्शन बी, बाहमी दिलचस्पी, ओके। और इस्लाहुन्निसा संभल जी, क्या बता रहे हैं आप लोग? ऑप्शन ए, इखलाकी म्यार, यही बता रहे हैं आप, ठीक है। इस्लाहुन्निसा वालों ने बताया है एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। म्यूचुअल इंटरेस्ट यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। और बताइए। आप ऑप्शन नंबर मत बताया कीजिए, आप आंसर बता दिया कीजिए, क्योंकि बी सी डी बोलने में कई दफा कंफ्यूजन होती है। और बताइए, नेक नामपुर वाले चुपचाप बैठे हैं इतनी देर से, बताइए। मैम बाहमी दिलचस्पी। तूबा बता रही हैं बाहमी दिलचस्पी, ओके। बताइए जल्दी। यस, ऑप्शन मत बताइए, आंसर बताइए। बाहमी दिलचस्पी, ओके ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। देखिए एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते, इखलाकी मियार की वजह से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे अच्छी कब होती है, यानी कि बातचीत जो होती है वो सबसे अच्छी कब होती है? जब दोनों की दिलचस्पी मिलती जुलती हो। अगर दिलचस्पी नहीं होगी, चाहे कितने भी आला इखलाकी मियारात हों या कौमी यकजहती, जिम्मेदारी, कुछ भी इसमें जरूरी नहीं है, बल्कि दिलचस्पी का होना सबसे पहले जरूरी होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत का मुअस्सर होने में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड इज क्लोजली लिंक्ड टू द इंक्रीज्ड हार्मोनल आउटपुट ऑफ, ये कौन से ग्लैंड की वजह से हमारी ग्रोथ एक्सेलरेट होती है, यानी कि जवानी की मुद्दत में, नौजवानी की मुद्दत में नमू की तेज रफ्तारी का करीबी ताल्लुक कौन से हार्मोन नहीं, यहाँ पे गुदूद आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से बता दीजिए कहाँ से आता है ये, पसीने के गुदूद, सिबाइस, पिट्यूटरी और जिगर, स्वेट ग्लैंड्स, सेबेकस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, लिवर। जी ये आपकी बुक में था, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। इल्मा ने बताया है ऑप्शन सी। और कोई बताइए जल्दी से, ये कौन सा है मदरसा 4th नंबर पे, ये जी एक बच्ची है जी, आप बताइए, आप अकेली क्यों बैठी हैं? ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके ठीक है। बाकी लोग कहाँ हैं आपकी क्लास में, तो और बच्चे होते हैं। ये तो गलत बात है, टाइम पे आना चाहिए। ठीक है, हिना क्या कह रही है? ऑप्शन सी, इसी का बताया ये, ठीक है। इन्होंने, हिना ने भी बताया है पिट्यूटरी ग्लैंड। और बताइए इस्लाहुन्निसा संभल, ऑप्शन सी मैम, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके। मैसूर वाले बच्चे भी कह रहे हैं ऑप्शन सी, इस्लाहुन्निसा संभल। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। हमारे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड वो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ही होते हैं, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी 2 हैं, देखिए जहां पे भी इस तरह का आपको मिल जाता है ना, तो समझ जाइए कि इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा, चाहे लिखा हुआ ना हो, जैसे इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप समझ जाइएगा कि ये इस तरह से। ओके, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फिजिकल एनर्जी नीडेड टू प्रोड्यूस सेंसरी एक्सपीरियंस, हिस्सी तजुर्बा पैदा करने के लिए दरकार कम अज कम जिस्मानी तवानाई की मिकदार को क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी, पिच, मुतलक हद, तफरीकी हद, ताद्दुद और सुर्खी। नहीं, सुर्खी तो नहीं आएगा, पिच के लिए उर्दू में ट्रांसलेशन अलग है। यस, बताइए। इल्मा, इल्मा ऑप्शन ए, इल्मा कह रही है ऑप्शन ए, मुतलक हद, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, ठीक है। और कोई बताइए, मैसूर वाले बच्चे क्या कह रहे हैं? ऑप्शन ए, ओके, ये भी कह रहे हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। और बताइए मैम, यहाँ ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन डी में पिच लिखा हुआ है, आवाज का ऊंचा या कम होना। पिच के लिए उर्दू में लफ्ज यूज हुआ, ऑप्शन डी है। ये आपके लेसन नंबर 5 से लिया गया है। पिच मतलब उर्दू में लिखा है, पिच के लिए लफ्ज लिखा है आहंग। चलिए तो ऑप्शन डी। ठीक है, इल्मा कह रही है डी, नहीं तूबा कह रही है डी, सॉरी। इस्लाहुन्निसा संभल जी, आप लोग क्या कह रहे हैं? ये फातिमा तो जहरा वाले बच्चे चले गए क्या? फातिमा तो जहरा वाले बच्चे हट गए क्या? इस्लाहुन्निसा संभल, अनम्यूट कीजिए। यस, ऑप्शन बी, कौन सा? ऐसे इशारे से बताइए। नहीं, बी, ओके, बी बता रही हैं ये, ठीक है। मदरसा फातिमा तो ज़हरा जी, आप लोगों का कैमरा कैसे ऑफ हो गया? कैमरा ऑन कीजिए। ऑप्शन डी, पिच, ओके।
चलिए ठीक है, देखिए इसके अंदर पूछा गया है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, जो भी हम हरकत करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ये बात हमने पढ़ी थी, है ना। हम जो भी कुछ खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का यूज करते हैं हम काम करने के लिए, यहाँ तक के आंख उठा के देखने के लिए भी हमें थोड़ी सी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करनी पड़ती है ना। हमने ये बात की थी कि अगर आप भूखे हैं तो कई दफा ऐसा होता है कि आपको बात करने का दिल नहीं करता अगर ज्यादा टाइम से आप भूखे हैं, और फिर आप और लंबे टाइम तक भूखे रहें तो ऐसा भी होता है कि आपसे किसी की बातें सुनी नहीं जाती, है ना, क्योंकि सुनने के लिए भी एनर्जी चाहिए। फिर हमें पलक झपकने के लिए, ये सब चीजों के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। फिर हम लेट जाते हैं, आंखें बंद करे रखते हैं। तो ये है कि हमें सुनने के लिए या अपनी सेंसरी एक्सपीरियंस के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है मुतलक हद, यानी कि एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, यानी कि वो पॉइंट जहां पे आके हम जिस एनर्जी का यूज करके हम उसको सुन सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन मदारिस ने ये वाला ऑप्शन बताया था वो बिल्कुल ठीक बताया था, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन पेपर्स हैं, एक सैंपल पेपर है, एक ये वाला पेपर है, आप दोनों को रिवाइज कीजिए। और इसके अलावा इनसे मिलते जुलते आपके जो रिस्पॉन्सेज बुक में हैं, जो इस तरह के क्वेश्चन जिनमें से बन सकते हैं, उन चीजों को आप बारीकी से नोट डाउन कीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मार्क क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहता है ना। अब हम 2 मार्क्स वाले पे चलते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से शायद आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये आ गया है। अब इस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे और कई सारे क्वेश्चंस इस तरह के आपके आएंगे कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर ही कि इनमें से कोई 2 कर लीजिए, इनमें से कोई 4 कर लीजिए, इस तरह से। ठीक है, जितने भी मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ये लिखा हुआ है 1+1, यानी कि एक आंसर का 1 नंबर और दूसरे आंसर का दूसरा नंबर। तो आपको कोई भी 2 करने हैं, यहाँ पे आपको 4 दिए गए। अब देखिए, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं जो हमने बताया था ना। एक तो होते हैं नॉलेज बेस्ड, अब तक जितने क्वेश्चंस थे आपके वो नॉलेज बेस्ड थे, आपका इल्म चेक किया जा रहा था कि आपने पढ़ा कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन चेक की जा रही है कि आपने उसको अप्लाई करना कितना सीखा है। जो आपने कॉन्सेप्ट को समझा है उसको अगर आपको कोई सिचुएशन दे दी जाए तो क्या आप उसे अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तब कर पाएंगे जब आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा। सुकृति कीप्स ऑर्गेनाइजिंग हर कबर्ड होल डे when even the thought of somebody missing it keeps her anxious. Identify the disorder. आपको डिसऑर्डर पता लगाना है। यहाँ बताया गया है कि सुकृति पूरे दिन, ये एक लड़की का नाम है, वो पूरे दिन अपनी अलमारी को मुनज्जम करती रहती है बार बार, यानी कि एक ही काम को वो बार बार कर रही है, पूरे दिन तक कर रही है। किसी के इसमें मुदाखलत करने का ख्याल भी, यानी कि अभी वो काम किया नहीं गया है, अभी वो सिर्फ इसका ख्याल अगर उसको आता है तो वो उसे बेचैन कर देता है। सुकृति का जो मर्ज है, जहनी मर्ज, उसकी शिनाख्त बताइए, क्या कौन सा डिसऑर्डर है इसको। हमने कई सारे डिसऑर्डर्स पढ़े थे। एक ही काम को बार बार करना बुरे ख्यालात को रोकने के लिए, याद करिए जी। मैसूर वाले बच्चे बताइए इमोशन रिस्पॉन्स जी। इमोशन रिस्पॉन्स स्ट्रेस नहीं, एग्जैक्टली सेम नहीं पहुंची अभी आप, दोबारा ट्राई कीजिए। याद करिए, मैं पेज नंबर दिखाती हूँ आपको। ये लेसन है डिसऑर्डर्स वाला, याद करिए। बार बार कंपल्सिव नेगेटिव थॉट्स के आने के लिए हम रिपीटेटिव का कोई काम करते हैं। यह है लेसन नंबर 18 से। इमराज़ शख्सियत में से है ये। मैंने आपको इसका अलग से नाम बताया था। ठीक है, आप कुछ हद तक पहुंच गए है, तो ये वही वाला एंजाइटी डिसऑर्डर्स में से ही है ये, लेकिन एग्जैक्टली मैंने आपको नाम अलग से बताया था इसका।
2 बताए थे मैंने आपको, उनमें से एक है ये। फोबियाज के बारे में बताया था। और तूबा, यस तूबा बताइए। आप टाइप पे पहुंच गए, टाइप आपने ठीक बताइए, लेकिन उसके अंदर मैंने डिसऑर्डर का नाम आपको अलग से बताया था। जी तूबा बता रही हैं क्या? दो कुतुब मर्ज। 2 खुद भी नहीं, वो तो मूड डिसऑर्डर है। नहीं, मैंने आपको कहा एंग्जाइटी डिसऑर्डर बताइए। ये बुक में नहीं था, मैंने आपको लिखवाया था, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे है कि जो चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई थी ये उसमें से है, ठीक है, क्योंकि कोई भी टीचर अगर आपको ये पढ़ाएगा तो इसके बारे में जरूर बताएगा। चलिए नेक्स्ट है, तानिया इज नॉट एबल टू रिमेम्बर एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट। तानिया जो है वो अपने माजी में से कोई भी चीज याद नहीं कर पा रही है। दिस अगर्ड आफ्टर द सडन डिमाइस, अचानक से मौत हो गई थी उनके हस्बैंड की एक्सीडेंट में। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो अपनी सारी याददाश्त भूल गई। आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर, अब आपको इस केस की आइडेंटिटी पता करनी है, यानी कि ये केस कौन सा आपको आइडेंटिफाई करना है। तानिया माजी की किसी चीज को याद नहीं कर पा रही, ये उसके शौहर के अचानक हादसे में मौत की वजह से हुआ। बताइए कौन सा डिसऑर्डर, ये तो बुक में है भी। अच्छा देखिए एक चीज और है, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो वैसे आ रहे हैं सीक्वेंस में, जैसे जैसे लेसन का सीक्वेंस है उसी तरह आ रहे हैं कुछ कुछ। बताइए, यहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। बताइए, मैसूर वाले बच्चे हाथ उठा रहे हैं। बताइए, अनम्यूट कीजिए खुद को। यस, ओसीडी को उर्दू में बताइए आप। ओसीडी को उर्दू में मैं आपको लिख के भेज दूंगी, ठीक है, अभी मेरे जहन में उर्दू नहीं याद उसकी। जी बताइए, जल्दी बताइए, डिसऑर्डर का नाम बताइए जिसमें याददाश्त चली जाती है अचानक हादसे की वजह से। कोई नहीं बता पा रहा है, देखिए कितनी गलत बात है। आप लोगों से मैंने कहा था सॉल्व करके आना है आपको। चलिए इसको, इसका जवाब है इफ्तराकी निस्यान। कौन सा ये? जिसको इंग्लिश में कहेंगे डिसोसिएटिव अमनीजिया, यानी कि अचानक से किसी की हादसे में किसी के चले जाने से या कोई सदमा अचानक से लग जाने की वजह से इंसान को ऐसा होता है कि वो अपनी कुछ टाइम की याददाश्त भूल जाता है या तो पूरे टाइम की याददाश्त भूल जाता है। आमतौर पे होता है इसके अंदर कि कुछ सालों की जो उसकी ज्यादा तकलीफ दे याददाश्त होती है, इंसान उसको भूल जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है इफ्तराकी निस्यान। चलिए, दबाव के 2 सिलों की सलूकी रद्द अमल, यानी कि बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के रिस्पॉन्सेज हमने पढ़े थे, जज्बाती, किरदारी, हर तरह के। आप बताइए, इसके अंदर जज्बाती में बहुत सारे, किरदारी में बहुत सारे थे, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन वही है इससे मिलता जुलता ही, उसमें इमोशनल बताने हैं। कोई भी 2 बताइए जल्दी से, ये भी उसी लेसन से लिया गया है। बिहेवियर रिस्पांस में फियर, फोबिया, अल्कोहल, अल्कोहल, यस, ड्रग्स, नींद ना आना, है ना, ये सारे आपके हो गए इसके दबाव में जज्बाती, सॉरी बिहेवियरल। अब आपको बताने हैं जज्बाती। जज्बाती बताइए जल्दी से, कोई भी 2। हाँ, एंग्री, गुस्सा आना, यस ठीक है, और
एंजाइटी, एंजाइटी, ओके, बेचैनी, ठीक है। और बताइए, मौत का ख्याल आने लगना, है ना, खुदकुशी जैसा ख्याल आना, ये सारी चीजें आ जाएंगी जो हम इमोशनल फील करते हैं अगर हमें ज्यादा स्ट्रेस हो। ये आंसर देखिए, ऐसे इनको आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तो फिर क्या होता है, फिर दूसरे लोगों पे गुस्सा आता है ना, या उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा आपको खौफ अंदेशा महसूस होने लगता है ना, इस तरह की चीजें आपको होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 या 3 इसमें से हम कर लेते हैं। ओके, ये एक क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, दिलचस्पी की तारीफ बताइए। दिलचस्पी की तारीफ आपको पढ़ाई गई थी, उससे रिलेटेड कुछ 2 चैप्टर्स में पढ़ाया गया था, लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर मेरे ख्याल से 20 है शायद। बताइए दिलचस्पी किसे कहते हैं, तारीफ बयान कीजिए। देखिए ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 1+1, यानी कि 1 नंबर इसका है और 1 नंबर इसका है। और मैंने कहा था आप लोगों से कि हर किसी के टेस्ट आपको याद रखने हैं, तो यहाँ पे दिलचस्पी का टेस्ट ही पूछा गया है। 2 टेस्ट आपकी बुक में दिए गए हैं, अगर आपको एक भी याद रह जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। बताइए, अब नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन में बहुत रिस्पॉन्स आ रहे थे सबके, अब खामोशी हो गई है। बेटा आप लोगों को सब्जेक्टिव भी करना है, अभी तो सब्जेक्टिव शुरू भी नहीं हुआ। शौक भी कहते हैं इसको, दिलचस्पी के लिए लफ्ज शौक भी इस्तेमाल हुआ है आपकी बुक में। देखिए कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए मैंने बार बार कहा है कि इंग्लिश वाले को जहन में रखिए अपने। Interest may be defined as a tendency to choose one activity in preference to another. क्या मतलब, An interest इस choose करने के वास्ते चूज करने के वास्ते। चलिए आप लोग बताइए, फातिमा तो जहरा, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप लोग बताइए, आपकी बारी आ गई आखिर में, इसी लाइन ऊपर वाली लाइन में आखिर। बताइए दिलचस्पी की तारीफ बताइए, शौक क्या होता है। हाँ आप बुक में ढूंढ रहे हैं, ऐसे याद नहीं है आप लोगों को, पढ़ाया था। चलिए इल्मा आप बताइए, आपने हाथ उठाया हुआ है, इल्मा फ्रॉम मेरठ। मैम दिलचस्पी की तारीफ तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक चीज के मुकाबले में दूसरी चीज की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा हो। यस वेरी गुड, शाबाश, एक तो ये हो गया, लेकिन उसको अगर हम क्लियरिफाई करेंगे तो हम ये कहते हैं कि जब हम किसी दूसरी एक तो पहली बात कि दिलचस्पी वो चीज है जब हम जिसे हम खाली वक्त में करना पसंद करते हैं, है ना, उससे लुत्फानंदोज होते हैं। दूसरे, हम कई सारे काम हमारे सामने हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खाली वक्त में हमने उसी को तरजीह दी, उसी को इम्पोर्टेंस दी, वही हमने ज्यादा अहम समझा, है ना। तो इस तरह इसकी तारीफ हम बयान कर सकते हैं। अगर आप अपने बुक में पेज नंबर 96 में देखें, चैप्टर 20, तो इसमें आपको मिल जाएगी फर्स्ट पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन, और सेकंड पैराग्राफ में उसकी टाइप्स भी लिखी हुई हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन इस तरह से है, लेकिन आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिलचस्पी की टाइप्स लिखिए, है ना, तो इस तरह से भी आ सकता है, या ये आ सकता है कि किसी एक दाखिली दिलचस्पी क्या होती है, दाखिली शौक किसे कहते हैं, या खारिजी या शौक बिलगैर क्या होता है, इसकी तारीफ बयान कीजिए। इस तरह से दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब दिलचस्पी टेस्ट की एक जल्दी से इसकी मिसाल बताइए, 2 टेस्ट की मिसाल दी हुई है आपकी बुक में, कोई एक बताइए जल्दी से, शाबाश फटाफट। जी जामियतुस सालिहात मैसूर, ठीक है, वेरी गुड। SVIB एंड
KPR, कोडार प्रेफरेंस रिकॉर्ड या स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक। ठीक है, चलिए शाबाश। अच्छा, इनके नाम आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो बच्चे उर्दू वाले हैं इसको तब भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, या आप इसको उर्दू में इंग्लिश मतलब इंग्लिश का लफ्ज उर्दू में अगर आप लिख सकें हिज्जे उसकी करके तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तूबा इस्लाहुन्निसा, यस। मैम लिख कर दिखला दीजिए। अच्छा, जैसे स्ट्रॉन्ग इस तरह से आप लिख सकते हैं उर्दू में, मतलब इंग्लिश को उर्दू में बना के। ठीक है, जैसे हम रोमन में लिखते हैं ना इंग्लिश, उर्दू लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं, इसी तरह से आप इंग्लिश को उर्दू में इस तरह लिख सकते हैं, उर्दू मीडियम वाले बच्चे। लेकिन अगर आप इंग्लिश में भी लिखेंगे, क्योंकि ये एक टेस्ट का नाम है, तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होगा आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखिए, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे आपके, इसमें ट्रू फॉल्स है ना, और दो आपके इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। अब देखिए, आपको यहाँ ऑप्शंस नहीं मिल रहे, आपको याददाश्त की बिना पर करना है। इससे पहले जो 20 क्वेश्चंस थे वो आपको याददाश्त की बिना पर नहीं लिखने थे, बल्कि वो आपके सामने ऑप्शंस थे, आपको देख के याद आ सकता है कोई ऑप्शन, है ना, लेकिन यहाँ वो आपको नहीं मिल रहा है। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी दो ही करने हैं आपको, लेकिन अभी हम चारों सॉल्व करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर लफ्जी तरसील, हेल्प्स टू अलाउ सेल्फ प्रेजेंटेशन, अपनी खुद की पेशकश के लिए हम जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए से खुद को जाहिर कर सकते हैं कि हम क्या हैं। ये बात सही है या गलत, जल्दी से बताइए। ओके, ये कौन कह रहे हैं, जामियातुस सालिहात वाले बच्चे कह रहे हैं सही है। ओके, तूबा जी आपने भी हाथ उठाया है, बताइए कौन पहले बता रही। मोहसिना, ताज सही जी, सही है मैम। जी सही है, ठीक है। और कोई बताइए। मदरसा इस्लामिया काशिफुल उलूम, ये सेकंड लाइन में थर्ड। आप बताइए, बहुत देर से खामोश हैं आप। यस सही है, ठीक है। और कोई बताइए। जी बिल्कुल सही बात है, हम गैर ज़बानी तरसील के जरिए से भी हम जाहिर कर सकते हैं, अपने जेस्चर्स के जरिए से, अपने पोस्चर्स के जरिए से, यानी कि अपने तासुरात के जरिए से हम अपने अपने जो जज्बात हैं या अपने जो कोई भी ख्यालात हैं वो अपने हम काफ़ी हद तक जाहिर कर सकते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलिए। हिपैटिक्स का मतलब है डैश, हिपैटिक्स रेफर्स टू डैश एंड इज अ फंक्शन ऑफ कल्चर, और ये एक सकाफत का एक फंक्शन है। बताइए क्या हिपैटिक्स मतलब क्या होता है। हिपैटिक्स अगर मैंने उर्दू में आपको बताया तो फिर आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। इसका हिपैटिक्स को शायद उर्दू में भी हिपैटिक्स ही यूज किया था, बुक में भी। ये सेंसेशन वाले चैप्टर में, शायद चैप्टर नंबर 5 है मेरे ख्याल से, जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वही लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये वही वाला, ये कम्युनिकेशन वाला ही लेसन है, कम्युनिकेशन वाले ही लेसन से लिया गया है, लेसन नंबर 14। बताइए, कोई भी बताइए हेपेटिक्स क्या है। असल में जो उर्दू में वर्ड है वही उसका आंसर है, इसलिए मैं नहीं बता सकती। हेपेटिक्स, यस।
ये लेसन नंबर 14 में दिया गया है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आता है ये। यस 5.5, इसमें तो ऑप्शंस दिए ही नहीं है। इनको अनम्यूट कीजिए खुद को पहले, मैसूर वाले बच्चे इशारों से जवाब दे रहे हैं। आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही मुझ तक, रुक जाइए एक सेकेंड, इनको अनम्यूट, जी खुद को अनम्यूट कीजिए पहले और फिर आंसर कीजिए। जी टच, यस वेरी गुड, शाबाश। टच यानी कि छूना, यानी कि लम्स, उर्दू में इसके लिए लफ्ज लम्स इस्तेमाल हुआ है। हेपेटिक्स का मतलब है लम्स, और ये लम्स यानी कि टच करना। हम बहुत से अपने एहसास जज्बात का जो तरसील करते हैं वो टच के जरिए से। मान लीजिए हमें किसी से हमदर्दी हो रही है और हम उसको टच कर रहे हैं, तो वो एक अंदाज अलग होता है और वो टच अलग होता है, ठीक है। आप किसी को, दूसरे को इस तरह हमदर्दाना अंदाज में टच करते हुए देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। या फॉर एग्जाम्पल कोई किसी की पीठ थपक रहा है तो उस टच को देख के भी आप समझ जाएंगे कि ये शाबाशी दी जा रही है ना। चलिए नेक्स्ट है मौसर मौसलात, तेज बोलने से हासिल किया जा सकता है, यानी कि हम जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी। क्या ये सही है या गलत है? आप लोग ऐसे करके भी और ऐसे करके भी बता सकते हैं। ओके, जामियतु सालिहात लिल बनात, नेक नामपुर वाले नो कर रहे हैं। ओके, मैसूर वाले सही कह रहे हैं इसको। और बताइए, ठीक है आपका इशारों सही हो गया। किसने कहा ये गलत है? इस्लाम उन्निसा संभल कह रहे हैं गलत है। ओके, और बताइए। ये क्या लिखा है? हिस्सियात, बताइए। मदरसा फातिमतु जहरा नांदयाल, बताइए सही है या गलत है? इशारे से बताइए। सही है, ये लोग भी सही बता रहे हैं इसको। जी इल्मा क्या कह रही हैं आप? मैम गलत है। गलत है, ओके। मोहसिना आप बताइए, अनम्यूट कीजिए खुद को। मोहसिना, फर्स्ट नंबर पे मोहसिना। सही है मैम। सही है, चलो बराबर वोट मिल गए। 3 लोगों ने कहा कि सही है, 3 ने कहा गलत है। देखिए अगर मैं बहुत तेज तेज बोलूं और जल्दी जल्दी पढ़ा दूं आपको सारा लेसन, क्या आपको समझ में आ जाएगा? क्या मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी इस टाइम पे? खुद ही सोचिए। अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी पढ़े तो क्या वो असरदार होता है? ये इसका जवाब होगा गलत। ये ऑप्शन गलत है। तेज तेज बोलने से, बहुत तेज फास्ट टॉकिंग से, इससे कभी भी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होती। इफेक्टिव तब होती है जब हम ठहर ठहर के समझा के बात करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मुश्तहरीन, यानी कि इश्तहार डाल छपवाने वाले। लोगों को मखसूस मसनूआत खरीदने के लिए डैश का इस्तेमाल करते हैं। एडवर्टाइजर्स मेक यूज ऑफ डैश टू मेक पीपल बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स। क्या चीज इस्तेमाल करते हैं वो? बताइए। मैसूर वाले बच्चे हाथ उठा रहे हैं। यस जामिया तो साले, ये किसकी आवाज आ रही है समझ? इस्लाम उन्निसा संभल की आवाज आ रही है। जी बताइए क्या जवाब है इसका? नहीं आ रहा, ओके। जामिया तो सालेहात मैसूर, जी क्या हुआ? किसका? इश्तहार। लेकिन इश्तहार के लिए वो इस्तेमाल क्या करते हैं? हाँ इसके 2 आंसर हो सकते हैं। एक है मुअस्सिर तरसील, यानी कि वो मुअस्सिर तरसील करते हैं। उसके अंदर देखिए, मुअस्सिर तरसील के लिए हमने 3 चैनल्स पढ़े थे।
हालांकि इस तरह का एक क्वेश्चन भी आएगा, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। एक तो जो पैगाम देने वाला है, जो सोर्स पर्सन है, वो अच्छा मतलब अपनी बात को जो प्रेजेंट कर रहा है, उसकी शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि उसकी बात को लोग मान लें। फिर वो मैसेज ऐसा होना चाहिए जिसको आप कबूल करना चाहें, ठीक है, आपको पसंद आ जाए वो। तीसरे, जो आप हैं, आप भी कबूल करने की जहनियत से बैठे हुए हों। तीनों चीजें होनी चाहिए, तब जाके एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। तो मुस्तशरीन यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, एडवर्टाइजर्स हैं, वो लोगों को मखसूस मसनूआत खरीदने के लिए डैश का मौसर तरसील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में भी है, पेज नंबर 22। चलिए नेक्स्ट है आपका आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज। अब नेक्स्ट कर लें, अब 2 नंबर वाले भी कई सारे हो गए, अब हम 3 नंबर वाले क्वेश्चंस कुछ करते हैं, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन नंबर 30 शायद 3 मार्क्स का है ना। यस, मुस्तशरीन का मतलब है एडवर्टाइजर्स, वो जो एडवर्टाइजर मतलब एडवर्टाइजमेंट छाप रहे हैं, ठीक है, छापने वाले। जी लिख के भेजिए, आपके पास कट कट के आती है बीच बीच में। 22 पेज नंबर 22 लेसन नंबर 14। इसका थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको, पैराग्राफ में है। चलिए, क्लासिकल कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज पेवलोवियन कंडीशनिंग। ही स्टडीज स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। he did his experiments on dog। उसने डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको वो थ्योरी याद है ना, हमने ये थ्योरी पढ़ी थी जिसके अंदर एक डॉग था और बेल बजती थी और उसको खाना दिया जाता था, याद है ना आपको वो। तो ये उसके बारे में पूछा गया है, क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि पेवलोवियन कंडीशनिंग के नाम से भी जानी जाती है। एवांस पेवलोव ने ये थ्योरी दी थी। अब इसके अंदर आपको इन सबको बताना है कि उसके अंदर यूएस क्या था, यूआर क्या था, एसएस क्या था और एक्विजिशन क्या हुई थी फाइनली। क्लासिकी शर्ती साजी, खैर ये गलत लिखा है, क्लासिकल कंडीशनिंग है इसमें, ठीक है। को क्लासिकल आमोजिश इस्तेमाल हुआ आपकी बुक में या उसी तरह का कुछ। इसने मुहर्रिक और जवाब, रिस्पॉन्स के लिए आया था, जवाबी अमल के ताल्लुक, जवाब नहीं है, जवाबी अमल के ताल्लुकात का मुताला किया। उसने अपने तजुर्बात कुत्ते पर किए थे। तफसील की बुनियाद पर दर्ज झैल सवालात को बताइए। उसके अंदर अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूएस का मतलब है अनकंडीशनड स्टिमुलस, उसके बाद यूआर का मतलब है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। देखिए, यू का मतलब है अनकंडीशनड, और सी का मतलब है कंडीशन। याद करिए, उसके अंदर मतलब शर्त लगाई जा रही थी, किसी चीज में कंडीशन थी और किसी में शर्त नहीं थी, अनकंडीशन था। तो वो कौन सा रिस्पॉन्स था, जवाबी अमल क्या था, ठीक है। स्टिमुलस क्या था, रिस्पॉन्स क्या था, यहां पर भी आइडेंटिफाई कंडीशन स्टिमुलस। और फिर लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्विजिशन इन दिस एक्सपेरिमेंट, उसमें उसने सीखा क्या था। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। बताइए। यस, इस्लाहुन्निसा संभल, यस बताइए। कैमरा ऑफ कर लिया फौरन आपने। यस बताइए। कंडीशन
पहले बताइए यूएस क्या था, अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था, जिसमें कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। आप बताइए, मैसूर वाले बच्चे हाथ उठा रहे हैं, आप बताइए। नहीं आता था, फिर उसको सिखाया गया मूजिश के जरिए। उसके बाद जब ठंडी बजती थी तो उसके मुंह से लौट आता था। ठीक है, ये थ्योरी आपने बता दी, ये थ्योरी आपने बिल्कुल ठीक बता दी। अब ये बताइए उसके अंदर अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था। नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे आप लोग। इसका पूरा चार्ट बना हुआ है आपकी बुक में। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, कंडीशन स्टिमुलस क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, और एक्विजिशन क्या हुआ, ये भी आपकी क्लास यानी कि लर्निंग क्या हुई थी उसकी, क्या सीखा था उसने, वो भी इसमें बताया गया है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, चलिए मैं बताती हूँ आपको। आइडेंटिफाई यूएस, यूएस यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या था, खाना था। खाने के ऊपर कोई शर्त नहीं थी। जब शुरू में खाना दिया जा रहा था, डॉग जो था वो उस खाने को देखता था और उसके साथ कोई शर्त नहीं है। अगर कोई भी डॉग दुनिया का होगा, जब वो खाने को देखेगा तो उसके मुंह में लुआब आ ही जाएगा, है ना, सैल्वेशन वो करेगा। ठीक है, तो ये अनकंडीशन है, उसमें कोई शर्त नहीं है। खाना जो था वो अनकंडीशन था, उसमें कोई शर्त नहीं थी। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, कुदरती तौर पे उसमें कोई शर्त नहीं थी कि उसके मुंह से लुआब का आना अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। तो सैल्वेशन इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, या उर्दू में लिखेंगे तो खाली लुआब लफ्ज लिख देंगे, आपका आंसर ठीक हो जाएगा ये। इसके बाद कंडीशन स्टिमुलस क्या था, शर्त क्या लगाई गई थी उसके साथ, बेल जो बजाई गई थी वो एक शर्त थी। खाने से पहले 10 सेकंड पहले एक बेल बजाई जाती थी, है ना, और उसके 10 सेकंड के बाद खाना आता था। तो बार बार बेल का बजाना, तो फिर क्या हुआ डॉग के साथ कि सिर्फ बेल सुनने से ये शर्त बन गई और उसको याद हो गया ये। तो बेल का मतलब ही वो समझ गया कि खाना आने वाला है, तो खाली बेल से ही उसको सैल्वेशन होने लगी, यानी कि उसको लुआब आने लगा मुंह में, है ना। तो ये क्या था, ये कंडीशन था। किसी आम कुत्ते के सामने आप बेल बजाएंगे तो वो बिल्कुल भी उसके मुंह में पानी नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, है ना। वो क्योंकि कंडीशन लगाई गई थी, इसीलिए बेल से ही उसके मुंह में पानी आ रहा था, खाने का इंतजार वो नहीं करता था। What is acquisition in this experiment? तो कुत्ते ने सीखा क्या, वो कुत्ते ने ये सीखा कि वो खाली बेल से ही सैल्वेशन स्टार्ट करने लगा। ये उसकी एक्विजिशन थी, उसकी लर्निंग थी। ये उसने सीखा कि बेल के साथ उसने अपने जहन में खाने को एसोसिएट कर लिया, जोड़ लिया, है ना। बेल को ही वो समझ गया कि इसके बाद खाना आने वाला है। ये उसने जो सीखा, ये थी उसकी एक्विजिशन। समझ में आया, क्लियर हुआ आपको। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो अभी नहीं बाद में भी आपके काम आएगी अगर आप इसी सब्जेक्ट में रहते हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। 3 नंबर वाले भी हैं क्या कोई? नहीं, 3 नंबर वाले नहीं है। अच्छा, ये 1 वर्ड आंसर चल रहे हैं अभी भी। अच्छा, ये भी उसी तरह का है, इसके अंदर भी डिसऑर्डर पता लगाना है, तो ये भी एप्लीकेशन बेस्ड है। इस तरह का हम क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए आप खुद कर लीजिएगा। 31 क्वेश्चन, इसे जरूर सॉल्व करके देखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम। ठीक है, इसको कर लेते हैं एक दफा। इनमें से आपको कोई 4 करने हैं, आपको 5 दिए गए हैं। गिव 1 एग्जाम्पल, कोई एक मिसाल दीजिए, एक मिसाल दीजिए शख्सियत की खुद रिपोर्ट का, यानी कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर। पर्सनालिटी के लिए आपके हमने जब टेस्ट पढ़े थे, याद होगा आपको, उसके अंदर कुछ अलग से टेस्ट बताए गए हैं। कुछ बाहर के टेस्ट हैं, कुछ इंडियन टेस्ट भी उसमें बताए गए। किसी भी एक का नाम इसके अंदर बताना है। बताइए कोई एक जिसमें इंसान खुद अपने बारे में बता रहा है। 2 तरीके के टेस्ट पढ़े थे हमने, एक तो था सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट और दूसरा था प्रोजेक्टिव टेस्ट, है ना। तो अभी जो सवाल है ये वाला, ये सेल्फ रिपोर्ट के बारे में।
ऑब्जेक्टिव टेस्ट, MBIT। अच्छा, और बताइए, एक बहुत फेमस टेस्ट बताया था मैंने आपको। इंटरव्यू। नहीं नहीं नहीं, टूल नहीं बताने, टेस्ट का नाम बताना है। टूल तो अलग अलग हो सकते हैं, केस स्टडी, इंटरव्यू, ये सारी चीजें ये टूल्स हैं। कभी भी टूल्स को आप टेस्ट से कंफ्यूज मत करिएगा। ये क्वेश्चन आया टाइप के होते हैं। यस, वेरी गुड। एक टेस्ट बिग 5 है, एक था आपको याद होगा 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट, यानी कि 16 PF टेस्ट, है ना। इस तरह के कई टेस्ट हमने पढ़े थे। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद इस किस्म की शख्सियत के गैर साख्ता या मुबहम मुहर्रिकात होते हैं, यानी कि ऐसा एक टेस्ट बताइए जिसके अंदर अनस्ट्रक्चर्ड और एम्बिगुअस स्टिमुलाई मेजर किए जाते हैं। ये कौन से टेस्ट होते हैं? किसी एक टेस्ट के बारे में बताना है। ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ठीक है, याद करिए। प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर क्लियरली पूछा नहीं जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, अलग तरीके से रिस्पॉन्स निकाले जाते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक है ये। आप इसमें टेस्ट का नाम बताइए, कोई एक टेस्ट बताइए। मैंने इसको अलग से पढ़ाया था डिटेल में, फोटोज के साथ, याद करिए। पर्सनालिटी टेस्ट है ये। नफ्सियाती टेस्ट तो हैं, ये सारे ही नफ्सियाती टेस्ट हैं। नाम बताइए। जामिया इस्लाहुन्निसा संभल, जी बताइए। आप लोग भी हाथ उठा रहे हैं। हाँ, नाम सही बताया है, लेकिन पढ़ा सही नहीं है नाम को। जी बताइए, अनम्यूट करिए जल्दी। इस्लाहुन्निसा संभल, देखिए टाइम खत्म हो गया आपका, जल्दी करिए। मोहसिना ताज, अनम्यूट कीजिए मोहसिना। यस। बिल्कुल सही, रोशार्श इंक ब्लॉक टेस्ट, जिसके अंदर पेन की निब के निशानात थे। याद आया, हमने 10 कार्ड्स पढ़े थे जिसमें 5 कलरफुल थे और 5 ब्लैक एंड व्हाइट थे, है ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद ये शख्सियत का पैमाना दूसरी आलमी जंग के दौरान। ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है गलत है, ये 12th के सिलेबस में से है, ये वाला आप मत सॉल्व करिए। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए आपको चॉइस मिली हुई है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में है ही नहीं। वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट आर पेन एंड पेपर टेस्ट, क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? वोकेशनल यानी कि हम जो नौकरी के लिए टेस्ट देते हैं, क्या वो पेन पेपर टेस्ट होते हैं या नहीं? टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, इंटरेस्ट टेस्ट, जिसमें आपके इंटरेस्ट का पता लगाया जाता है। ये सही है। किसने बताया? ये तूबा ने बताया है, ठीक है, ओके। और बताइए आपको, इल्मा बताइए आप। सही नहीं है। सही नहीं है, अच्छा। इस्लाहुन्निसा, आप लोगों ने हाथ उठाया हुआ है। आप लोग परमानेंट हाथ उठा के रखते हैं? यस, बताइए। हाँ, सही है या गलत, ऐसे बताइए। गलत है, ओके, ठीक है। चलिए, ये ऑप्शन वैसे जिन बच्चों ने सही बताया है वो सही है। ये इंटरेस्ट टेस्ट जो होते हैं वो अभी हमने एक मिसाल भी पढ़ी थी। ये आपके पेन पेपर टेस्ट होते हैं, आपसे बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि हमारी दिलचस्पी किस तरफ है ना, हमें किस सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट किए जाते हैं और फिर उसका रिजल्ट आता है, तो पता चल जाता है कि आपको कौन सा करियर चूज करना है। कई दफा वोकेशन को चूज करने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तब इस तरह के वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट लिए जाते हैं और ये पेन पेपर टेस्ट ही होते हैं, ठीक है, ये सही है। Which present perspective identifies personality as extraversion and
इंट्रोवर्जन। विच पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी वॉज गिवन बाय, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये इसमें ये छठा क्वेश्चन है यहाँ से। तो ये वाले तो कई टेस्ट हैं इस तरह के, है ना। बिग 5 वाला जो टेस्ट है उसके अंदर भी एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन को अलग अलग, यानी कि हाँ उर्दू में भी यही नाम है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के लिए अलग अलग सवाल किए जाते हैं, ये भी है। और इसके अलावा कई सारे हैं, ठीक है, जैसे आइजेंक ने दिया था एक टेस्ट, वो भी है। विच पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी वॉज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, कौन सा नजरिया, कौन सी तर्ज नजर सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये रिपीट हुआ है बहुत बार आपकी बुक में, इसको मैंने बार बार रिपीट किया है। बताइए कौन सा नजरिया है, कौन सा तर्ज नजर था। जी, तहलील नफ्सी, बिल्कुल सही बताया है, शाबाश। मैसूर वाले बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया, सिगमंड फ्रॉइड ने तहलील नफ्सी का, साइको एनालिटिक। ये जो था ये सिगमंड फ्रॉइड के जरिए दिया गया था, उर्दू में इसको तहलील नफ्सी कहा जाता है। ठीक है, इसको देखिए मैं बार बार हर इंग्लिश और उर्दू कर रही हूँ इसलिए ताकि आप लोग एग्जाम में भी यही देखें। आप लोगों को दोनों देखने हैं किसी भी तरह, ठीक है। अगर अलग अलग होते हैं तो फिर इंग्लिश वाले को ही समझिएगा फाइनल, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार आपको इंग्लिश उर्दू दोनों में समझा रही हूँ। चलिए अब यहाँ आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन भी हैं और 4 नंबर के भी क्वेश्चन हैं। तो पहले 2 नंबर वाले 1-2 करते हैं, फिर हम 4 वाला करेंगे, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन बिहेवियरल अप्रोच टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस, समाजी रवैये के नुक्ता नजर को, नफ्सियाती अमल को, क्या लिखा है, खैर यहाँ पे बिहेवियरल किरदारी तर्ज नजर के बारे में पूछा है। टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस, नफ्सियाती अमल को समझने के लिए किरदारी अप्रोच को, तर्ज नजर को बयान करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, किरदारी तर्ज नजर जो पढ़ाई गई थी वो आपको शायद लेसन नंबर 2 में हमने पढ़ा था, उसको थोड़ा सा डिफाइन करना है, वो क्या थी। हमने अलग अलग अप्रोचेस पढ़ी थी, अलग अलग तर्ज नजर पढ़ी थी। यस, हाथ उठा रहे मैसूर वाले बच्चे, यस बताइए। इसके बाद आपकी बारी है, नेक नामपुर, इन्होंने भी हाथ उठाया है। यस, इनके मौजूद जेबी वॉटसन है। क्या एक्सप्लेन करना है उसको 2 नंबर में। आप समझ रहे हैं ना, 2 नंबर में जो क्वेश्चन करने हैं वो ज्यादा लंबे नहीं करने, इनका रिटन आंसर आएगा, अब आपको लिखना है बाकायदा आंसर, ठीक है। लेकिन कितना, 3 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लाइन, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको मार्क्स के हिसाब से ही आंसर देना है। पता चला आधा पेज का आंसर लिख रहे हैं 1 पेज का, ऐसा नहीं है। एक्सप्लेन का मतलब है आपको बताना तो है, लेकिन 2 नंबर का है तो आपको कम देना है आंसर। यस, जेबी वॉटसन ने ये नजरिया दिया था। क्या कहा था उन्होंने, इनका ये मानना था कि अगर हमें किसी बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं तो हमें उसको वो माहौल प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। याद आया कुछ आप लोगों को, आप माहौल में चेंजेस करेंगे तो ऐसा होगा। आपको याद होगा मैंने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, जिसके अंदर बच्चों को वीडियो दिखाई गई थी कि एक डॉल को एक इंसान जो है वो बहुत, मतलब एक डॉल दी गई कमरे में, बच्चे को अकेले छोड़ा गया और उसकी वीडियो बना के देखा गया, तो वो प्यार से डॉल को, प्यार से उसके साथ बिहेव कर रहा था। फिर एक दूसरे बच्चे को एक वीडियो दिखाई गई जो कि जिसके अंदर एक बड़ा इंसान डॉल को मार रहा था, है ना। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने उसको और बुरे तरीके से मारा जब उसको डॉल के पास ले जाया गया। तो जिसने नहीं देखी थी वीडियो वो प्यार से बिहेव कर रहा है, लेकिन जिसने वीडियो देख ली उसने उसको सीखा और बुरे तरीके से उसको पटक के फेंका, है ना। क्यों किया, क्योंकि उसने देखा और उसने वैसा ही सीख लिया। तो हम माहौल जो है वो दिखाएंगे इसमें। चलिए, एक ये हो गया। अच्छा, इसको कर लेते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अटेंशन। अब आपको इसका आंसर डायरेक्ट बुक में नहीं मिलेगा। क्या था अटेंशन, तवज्जो किसे कहते हैं। सर 2 क्वेश्चन,
दो क्वेश्चन और, लॉन्ग वाले दो और बस, हल्की जल्दी से बताइए जल्दी अटेंशन का। ये है क्वेश्चन नंबर 36। इसका आंसर आपको हाँ देखिए, आप इसको बुक में देख रहे हैं लेकिन इसको आपको बुक में डायरेक्ट आंसर ऐसे नहीं मिलेगा, इसका आंसर आपको समरी में मिलेगा। चैप्टर समरी दी हुई होती है ना लास्ट में, उसको जरूर पढ़ लिया करिए, उसके अंदर शॉर्ट में आपको आंसर समझ में आ सकते हैं। तो पेज नंबर 68 पे है इसका आंसर, शुरू में लेसन नंबर शायद 6 है, कौन सा है, देखिए लास्ट में, समरी में लास्ट में दिया हुआ है इसका आंसर। तवज्जो किसी मखसूस चीज पर अपने हवास को मरकूज करने की सलाहियत है। अपने सारे सेंसेस को फोकस करके हम किसी चीज पर उसको अटेंशन देते हैं तो उसको, और उसी में देखिए हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सी आवाजें हमें आ रही हैं, बहुत कुछ हमें दिख रहा है, लेकिन अपने सेंसेस को हम किसी एक तरफ फोकस कर लेते हैं। तो हम किसी एक चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं दूसरी चीजों के मुकाबले अपनी अटेंशन देने के लिए, ठीक है। तो ये सिलेक्टिव होती है, अपनी नौयत के एतबार से ये सिलेक्टिव होती है, इंतखाबी होती है, ठीक है। चलिए अब एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। चलिए ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। ह्यूमन सब्जुकेटेड टू नेचर, एक्सप्लेन दिस व्यू एज ह्यूमन एनवायरमेंटल रिलेशनशिप। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इंसान फितरत के जेरे तसल्लुत, इस नुक्ता नजर की वजाहत करें। अब इसके अंदर ऑप्शन है, अगर आपको ये सही से समझ में आ रहा है तो ये सही, वरना तो आप ये वाला कर सकते हैं, एक्सप्लेन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। इंसान और फितरत के दरमियान हम जीस्ती के ताल्लुक की वजाहत करें। यहाँ बताना है कि इंसान और फितरत के दरमियान क्या रिश्ता है, सिर्फ ये बताना है। और इसके अंदर ये बताना है कि इंसान जो है फितरत के अंडर काम करता है, यानी कि फितरत जो है वो इंसान पे हावी है। याद होगा मैंने आपको डिटर्मिनिज्म का एक कॉन्सेप्ट बताया था, सॉरी नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट बताया था। पहले हमने बताया था कि पुरानी दुनिया में जो लोग थे वो क्या करते थे, वो कुदरत को एक बहुत ही अजीम चीज समझा करते थे और कुदरत में छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था हमें जो कुछ भी मिला है वो कुदरत से मिला है, और अगर हमने कुदरत के साथ छेड़छाड़ की तो कुदरत हमसे नाराज हो जाएगी और बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, और फिर ये बहुत सी जो कुदरती चीजें हैं उस पर हम तसल्लुत नहीं पा सकते, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। और पहले ज्यादातर लोगों का यही मानना हुआ करता था। तो ये वाला इसके अंदर आएगा, ठीक है। और ये 3 नंबर का है, तो आपको 5 से 6 लाइन में इसका आंसर करना है, ठीक है। तो ज्यादा लंबा नहीं जाएगा इसका। इसमें आप वो सारी चीजें लिख सकते हैं कि इंसान खुदा मानता था, कुदरती चीजों को जैसे पहाड़ को, पेड़ों को, है ना, पूजा किया करते थे उसकी। उसके अलावा वो सोर्स था अपनी जीस्त का, यानी कि जिंदगी गुजारने का, उसको सोर्स समझते थे नेचर को। अगर नेचर के साथ छेड़छाड़ की तो कुदरत की तरफ से आफत आ जाएंगी, ऐसा इनका मानना था। और रिलेशनशिप में आपको ये बताना है कि कुदरत का और इंसान का क्या रिलेशन है, ताल्लुक है, इंसान को किस तरह जरूरत है नेचर को बचाने की, और नेचर भी इंसान को क्या मुहैया कराता है। दोनों ही तरफ से हमें बताना है इसका, ठीक है। ये 3 नंबर वाला हो गया। अब ये देखिए, याद करिए, ये आपके सैंपल पेपर में था क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म हेल्थ, सेहत से आप क्या समझते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन मेंटल इल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। याद है आप लोगों को, ये वाला हमने सैंपल पेपर वाली क्लास में कर लिया था, और देखिए यहाँ पे ये वाला टकरा भी गया। तो ऐसा मत समझिएगा कि सैंपल पेपर ऐसे ही है, उसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ भी जाएं आपके, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी इससे। तो इसको हम नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने याद दिलाया इसको। हाँ, ये वाला कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो की जरूरियात की दर्जाबंदी की वजाहत करें। याद है आपको, हमने मैस्लो के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर ये वाला एक कॉन्सेप्ट था, ट्राइंगल बना के हायरार्की ऑफ नीड के बारे में बताया था, दर्जाबंदी की गई थी इसकी नीड्स की, याद है आपको। इसी को एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, प्राइमरी नीड्स, सेकेंडरी नीड्स, है ना, टर्शरी नीड्स, उसके बाद सारी नीड्स आपकी इसके अंदर आएंगी। ये नीचे से शुरू होता है 1 2 3 4 5, और मैं आपको बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगी कि इस वाले क्वेश्चन को पढ़ें भी, और जो इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनके साथ आपके डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम्स को जरूर प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपको आंसर
कम आ रहा है और आपने डायग्राम बना दिया तो आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये लंबे क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें शायद मेरे ख्याल से 80 to 120 वर्ड्स वाले हैं, ये मेरे ख्याल से वही वाले हैं। तो आपको कम से कम एक पेज का आंसर इसमें लिखना ही लिखना है। लेकिन साथ में अगर आपने इसके साथ एक डायग्राम भी बना दिया, जैसे इदराक वाला क्वेश्चन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप पूरे डायग्राम के साथ तैयार करेंगे। इसी तरह से हायरार्की ऑफ नीड वाला मैस्लो का जरूरियात की दर्जाबंदी, ये वाला क्वेश्चन भी आप इसके साथ याद करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले साल एग्जाम में, पिछली बार के एग्जाम में, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रिपीट ना हो, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह से जो कोश वाले चैप्टर्स हमने पढ़े ना लास्ट के 2, इनके कोश के भी अलग अलग याद कर लीजिएगा 5 गिलाफों को। ठीक है, इनमें से बीच बीच में से क्वेश्चंस आए आपके एग्जाम में। और योगा वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसमें 10 नंबर के सवाल आ जाते हैं। तो दोनों ही, भगवत गीता वाला भी और वो जो पंचकोश वाला नजरिया था, वो दोनों आपको बहुत अच्छी तरह डीप पढ़ने, और साथ ही साथ औरोबिंदो ने जो नजरिया दिया था उसमें से भी 2 क्वेश्चंस आए आपके इस क्वेश्चन पेपर में, तो वो वाले उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। लास्ट चैप्टर यानी कि 26 चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको जरूर प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? इसके अंदर आपको पहले क्या बताना है, डिस्क्राइब मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। पहले आप बताएंगे कि ये क्या है, किसने दिया था, किस सन में दिया था, ये सारी डिटेल्स आपकी बुक में है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये नजरिया दिया था कि हमारी जो जरूरियात हैं वो दर्जा मतलब अलग अलग दर्जे पे आती हैं। पहले एक तरीके की नीड पूरी होगी तो हम दूसरे लेवल की नीड पे जाएंगे। तो पहले हमारी प्राइमरी नीड्स जरूर पूरी होंगी, जैसे भूख लगना, नींद का पूरा होना, प्यास लगना, सांस का लेना, है ना। ये वाली चीज अगर हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम सेकेंडरी लेवल का नहीं सोचेंगे, है ना। इस तरह की बात हमने की थी। उसके बाद फिर उसकी अगली नीड, उसकी अगली नीड, उसकी अगली नीड, इस तरह से। तो आप इसको वैसे ही प्रिपेयर करिएगा, इसका एक आंसर लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा आप लिख के तैयारी करें। अब कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? इंशाल्लाह अब मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस वाले बैच की तैयारी काफी अच्छी हुई होगी, क्योंकि आप लोगों को काफी डेप्थ में पढ़ाया गया है, आप लोगों से क्वेश्चंस किए गए हैं बीच बीच में। तो मुझे आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है एग्जाम के लिए और बहुत अच्छा प्रिपेयर करके एग्जाम देना है ना, और अच्छे नंबर सिक्योर करने हैं, प्रॉमिस इंशाल्लाह। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है? ऐसे करिए, वेरी गुड। देखते हैं कौन कौन अपना प्रॉमिस कायम रखता है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये हमारी लास्ट क्लास है, इसके बाद हमारी क्लास अब शायद नहीं होगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।